नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से एक अच्छा रीबाउंड देखने को मिला है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी बैंक करीब फ्लैट 46 अंकों के आसपास की गिरावट यहां पर है। सेंसेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन आज बढ़िया एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि आज फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में, जहां कल उलट था कि फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज कल तेजी थी, मिड कैप स्मॉल कैप पीछे थे, आज मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी है। फ्रंट लाइन इंडेक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म एटलीस्ट मिड कैप का कर रहे हैं। 1500 साढ़े 1500 शेयर तेजी में है। 1200 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है, यानी कि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट जो है वो खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में भी लोअर लेवल से एक अच्छा रीबाउंड देखने को मिला है, तो इंडेक्स अब एक रेंज में है लोअर लेवल से रिकवरी के बाद, और मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1500 शेयर तेजी में एनएससी में, करीब 16.5 शेयर तेजी में बीएससी में, एफ&ओ के 128 शेयर तेजी में, और बैंक निफ्टी के भी करीब 6 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। इस हफ्ते हम खिलाड़ी नंबरों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 खिलाड़ी, उसमें अमोल अठावले हमारे साथ हैं, राहुल हैं, साथ ही साथ राजन शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सो फार अमोल जी का रिटर्न -1, राहुल का रिटर्न करीब -3 और राजन का रिटर्न करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि अभी भी 3 से 4 दिन बाकी हैं सत्र में, तो देखते हैं कैसे पार्टिसिपेट करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, किस तरह की कॉल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ती हैं। शुरुआत करते हैं अमोल के साथ, जहां पर करीब 1% का नेगेटिव रिटर्न जरूर देखने को मिल रहा है। अमोल, मार्केट्स को लेकर पहले आप अपना व्यू दीजिए, क्योंकि 17,920 सस्टेन तो कर रहा है 17,900 के ऊपर, और आज ब्रॉडर बेस्ड बाइंग भी है, तो क्या कुछ और अपमूव की उम्मीद लगाएं मार्केट्स में? सुमित जी नमस्ते। यस, टेक्सचर तो अभी पॉजिटिव ही लग रहा है। कल जैसे निफ्टी ने 17,920 का जो रेजिस्टेंस था, जो रेंज, वहां पे ही हर बार मार्केट रेजिस्ट हो रहा था, वो क्लियर कर दिया है। और आज भी इनिशियल सेल ऑफ के बाद मार्केट में वापस से बाइंग बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो टेक्सचर पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू लेता हूँ तो 17,800 का जो सपोर्ट है वो मैं सैक्रोसेंट सपोर्ट पकड़ के चलूंगा। वो जब तक ब्रेक नहीं होता, आई थिंक पॉजिटिव टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा, और ऊपर में 18,000 और 18,100 के लेवल भी दिख सकते हैं मार्केट में। 18,000 18,100 के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। राहुल, आपका व्यू क्या कहता है मार्केट्स को लेकर, स्पेशली निफ्टी बैंक पर, क्योंकि आज वहां पर भी फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज है, तो मार्केट्स पे आप कैसा रुख रखते हो? तो कल मैंने जैसे कहा था कि निफ्टी एक साइडवेज रेंज में है, बॉटम एंड ऑफ द रेंज बीइंग एट 17,350 जो 200 डे के एसएमए पे है, और अपर एंड ऑफ द रेंज जो है 18,260 है, जहां पे कंजेशन जोन एंड होता है। तो इस रेंज में निफ्टी कैन गो +100 -100, ये अप एंड डाउन मूवमेंट चलता रहेगा निफ्टी में। एक पॉजिटिव फैक्टर है कि बैंक निफ्टी, कल भी मैंने कहा था आपके शो पे कि इज लुकिंग बेटर ऑन द चार्ट पे बेटर लग रहा है। और अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ द डे में देखेंगे, बैंक निफ्टी का ही मूव अप निफ्टी को लास्ट के 100 पॉइंट ऊपर लेके आया। तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग मेड, और आल्सो कॉन्स्टेंटली इट इज टेकिंग सपोर्ट। तो इफ बैंक निफ्टी कंटिन्यूज टू टेक दैट सपोर्ट और वो डाइवर्जेंस पॉजिटिव साइड में प्ले आउट कर जाता है, तो यू विल सी निफ्टी हैव दैट क्लोजिंग अबव 18,260। 18,260 के ऊपर क्लोजिंग कंडीशनल एटलीस्ट यहां पर देखने को मिल सकती है। राजन सर, आपका व्यू क्या कहता है मार्केट्स को लेकर, क्योंकि बाजार में अभी तो रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन एक्सपायरी से पहले हैं, तो क्या आप मूव बनेगा? गुड मॉर्निंग सुमित। जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट्स है, आज अपने एक अराउंड बजट डे के हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और ओवरऑल देखने जाए तो 25 जनवरी के हाई के ऊपर निकलने की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और इमीडिएट अपने को 18,115 से लेके 18,270 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है अराउंड 17,720 के आसपास का। तो जब तक 17,720 के ऊपर अपने ट्रेड करते हैं, तब तक हमको एक तेजी का ट्रेड लेने का रहेगा, और 18,270 का इमीडिएट लेवल लेके चल सकते हैं। और आगे जाके निफ्टी जो है वो 18,600 की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ओवरऑल हर एक इंडाइसेस में तेजी देखने को मिलेगी, और ब्रॉडर मार्केट तेजी अपने को आते हुए समय में दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट तेजी 18,600, 18,100, 18,260 और 18,600, ये 3 निफ्टी के लेवल्स की बातचीत अभी कुछ देर पहले हुई है। अब पोर्टफोलियो की शुरुआत करते हैं। अमोल सर का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर मेजरली चेंजेस के बाद उनके पास एटलीस्ट 2 कॉल का स्कोप बचता है। उन्होंने 2 पोजीशन से एग्जिट किया, विप्रो और जीएसपीएल से, और टाटा मोटर डीवीआर पोजीशन होल्ड है। कजारिया सेरामिक्स में उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं, तो इसके बाद अब 2 पोजीशन का स्कोप है। तो अमोल सर, पहली पोजीशन कौन सी होगी लेंगे आप?
मुझे एक जोमेटो अच्छा लग रहा है करंट लेवल पे 50.50 के आसपास है और 54 तक जाने के चांसेस है। 49.50 का उसका सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट पे है और अभी एक अच्छे खासे रैली के बाद 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहता है तो ये रिट्रेसमेंट लेवल से एक अच्छा खासा फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। तो टारगेट्स आप 54 देख रहे हैं, राइट? 54 देख रहे हैं, करेक्ट। कल ऑर्डर किया था क्या सर? ऑर्डर तो नहीं किया था कल, बट चलेगा तो जरूर करेंगे। चलिए 54 रुपए के टारगेट्स के लिए आप जोमेटो को देख सकते हैं। 49.50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। अच्छा, राहुल सर का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। किस तरह की सिचुएशन है कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की सिचुएशन है उसके हिसाब से 2 कॉल्स का स्कोप बचता है। अशोक लेलैंड में उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन में सेल पोजीशन थी, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और स्कॉट कोबोटा की पोजीशन जो उनकी होल्ड है। 2 कॉल का स्कोप राहुल जी के पास है। राहुल जी, पहली कॉल आपकी तरफ से? मेरा आज एक ही कॉल रहेगा, ONGC शॉर्ट। वी आर लुकिंग टू शॉर्ट ONGC। Okay. करंट मार्केट प्राइस 146.5 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 152.5 पे और पहला टारगेट जो रहेगा 133.5 पे रहेगा। ONGC में एक डेली डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हम देख रहे हैं और इट्स रिएक्टिंग, सप्लाई जोन से रिएक्ट भी कर रहा है ONGC। तो आज अगर आप नोटिस करेंगे निफ्टी फ्लैट है बट ONGC ऑल्सो वीक है कंपेयर टू निफ्टी, तो हम शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं इस स्टॉक में। ओके, विद अ टारगेट 133.5। 133.50 के टारगेट्स के लिए ONGC को आप शॉर्ट करेंगे। 152.50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 46-47 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। राजन सर का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके हिसाब से एक कॉल का स्कोप उनके पास बचता है। HCL में और L&T में वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। HCL टेक को होल्ड कर रहे हैं, L&T फाइनेंस होल्डिंग की पोजीशंस को भी वो होल्ड कर रहे हैं। तो एक कॉल का स्कोप राजन सर के पास बचा हुआ है। राजन सर, पहली कॉल आपकी तरफ से? सुमित जी, मैं यहाँ पे ट्रेंड के साथ लॉन्ग जाने की चेष्टा रखूंगा। 1340 के आसपास ये काउंटर अभी ट्रेड हो रहा है। ट्रेंड करंट रेट से बाय करना चाहिए। टारगेट के अंदर 1410 का टारगेट आ सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने को मेंटेन करने का रहेगा अराउंड 1300 रुपए के आसपास का। तो 1300 के स्टॉप लॉस से करंट रेट से ट्रेंड को बाय करना है। 1300 का स्टॉप लॉस रखिए और ट्रेंड में अपनी पोजीशंस को आप लॉन्ग करिए। 1410 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे नजर बना के रख सकते हैं। नंबर्स भी बेटर आए थे और उसके बाद आज भी अच्छा मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों से हम आगे बातचीत करेंगे एक कॉल्स को लेकर, लेकिन Q3 में प्रेस्टीज एस्टेट के नतीजे बेहतर रहे हैं और आय में 74% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं मुनाफा भी 48% बढ़ा है। वीटा में भी करीब 55% की ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि मार्जिन थोड़ा फ्लैट साइड पर रहा। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के CMD इरफान रजाक। रजाक सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये नंबर्स में देख रहा था और 9 मंथ बेसिस पे तो रिकॉर्ड साइड पर कुछ एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है, सेल्स का जो नंबर है 9 मंथ बेसिस पर। तो ओवरऑल नंबर्स वैसे तो बेटर दिख रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में अब आप आ चुके हैं। पीक साइड पर हम इंटरेस्ट रेट की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इस सिचुएशन सिनेरियो में Q3 के बाद अब Q4 कितना चैलेंजिंग रहेगा? Q3 की हाईलाइट क्या रहे? अभी देखिए, Q3 में इधर तक तो पहुंच गए हैं। जनवरी का महीना भी बहुत अच्छा था, तो जनवरी से आप आंकड़ा मिलाएंगे तो 10,000 करोड़ का सेल हमने क्रॉस कर गया। तो जो पिछले साल हमने 10,000 करोड़ किए थे, तो 10 महीने में हमने इसको पार कर दिए। तो हमारा टारगेट था, गाइडेंस था 12,000 करोड़ का। मेरे हिसाब से अभी 2 महीने बचे हैं और इस ऐसे कुछ खास हेडविंड्स नहीं है और हम इस 12,000 करोड़ को भी हम क्रॉस करेंगे, इसको बेटर करेंगे। तो यही हमारा टारगेट है और इसको बेहतर ही होगा, 12,000 से कम नहीं होगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हॉस्पिटैलिटी के 5 प्रोजेक्ट और अपकमिंग प्रोजेक्ट में रिटेल के 4 प्रोजेक्ट। तो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में ARRs भी इंप्रूव हुए हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिकअप देख रहे हैं हम, तो क्या मान के चलें किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल दोनों स्पेस के अंदर आप देख रहे हो? नहीं, देखिए, ये हम एक कंपनी है जिसमें सारे एसेट्स हैं। रेसिडेंशियल हाउसिंग भी है, ऑफिस भी है, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल मॉल्स। अब हमारा रिटेल मॉल 1 दिसंबर में ओपन हुआ बेंगलोर में, कनकपुरा रोड में, फैल्कन सिटी, और वो मॉल में ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। 1 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर है मॉल और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। द फर्स्ट फोरम मॉल आफ्टर
सेलिंग, हमने तो एक पोर्टफोलियो बेच दिया था ब्लैकस्टोन को, अभी नया पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है फोरम ब्रांड के नीचे, और दूसरा मॉल तैयार होगा और अप्रैल में खुलेगा, वो कोची में होगा, और 4 और तैयार हो रहे हैं, इसका काम चालू होगा और इसका 2 से 3 साल में तैयारी होगी इनकी। और होटल्स तो ऑनगोइंग है हमारे, और एक तो JW मैरियट, तो जो नया होटल खुला उसकी ट्रेडिंग अच्छी है, ऑक्यूपेंसी अच्छी है, कॉनराड की भी ऑक्यूपेंसी अच्छी है, और आगे चल के अब नया एक होटल खुल रहा है फरवरी में या मार्च में खुलेगा, पब्लिक के लिए तैयार हो रहा है, वो तो छोटा होटल है, दैट्स अंडर द ट्रिब्यूट ब्रांड मलबरी शेड्स, वो हमारे JW मैरियट के पास में है, वो सप्लीमेंट करेगा रूम इन्वेंट्री के, बड़ा कोई टेकअप आया तो उसको संभाल सकते हैं हम कस्टमर को। तो हॉस्पिटैलिटी में भी अच्छा एक पोजीशन है, और मेरे हिसाब से हॉस्पिटैलिटी आगे चल के भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ओके, रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। रजाक सर, 2 मार्केट्स प्रोमिनेंटली आय कैच कर रही हैं, उसमें एक है मुंबई और दूसरा है चेन्नई, जहां पे आपके रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव हुए हैं ज्योग्राफी वाइज। सो इन दोनों मार्केट्स को आप गोइंग फॉरवर्ड और कैसे देख रहे हो, क्योंकि एक बढ़िया बेस क्रिएट हो रहा है, पहले तो लो बेस पे चले थे, अब और अच्छा बेस बन गया है। सो कैसे यहाँ से ग्रोथ हम देखेंगे इसकी? नहीं, मुंबई में तो काफी काम है अभी। मुझे तो मुंबई में कंसोलिडेट करना है। मुंबई तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, मुंबई में बिक्री भी अच्छी हुई है, 2 बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट, ऑफिस प्रोजेक्ट भी काम रेडी शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन। तो ये 2, एक PKC में है और एक महालक्ष्मी में, इनको दोनों को मिलाएंगे तो इसका टोटल बिल्ट अप एरिया होगा करीब 6 मिलियन स्क्वायर फीट। अब इसी को तैयार करना है, इसको लीज करना है, और प्लस रेसिडेंशियल में हमने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं, इनको लॉन्च पे लेके आना, फिर इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि एक चीज है कि सिर्फ प्रॉपर्टी टाई अप करो और फिर उसमें कुछ काम मत करो। हमारे जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स टाई अप किए उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, जो लॉन्च किए, अभी 2 नए लॉन्च आने वाले हैं, ओशन टावर्स मरीन लाइंस में, और एक है नॉटिलस वर्ली में, इसका अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। बाकी के जसदन क्लासिक, प्रेस्टीज सिटी मुलर्न और डैफोडिल्स जो पाली हिल्स में, इसका कंस्ट्रक्शन जारी है। और हमारा यही फोकस है कि हम जो भी हाथ लगाएं, प्रोजेक्ट टच करें, इसको हम पूरे तरह से कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करें और जल्द से जल्द कंप्लीशन डिलीवरी दे कस्टमर को। तो ये फोकस है, और इसमें और हमारे को कुछ बढ़ाना नहीं है। कभी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया मिड इनकम में, उसको हम हाथ लगाएंगे मुंबई में, बट ये प्रीमियम प्रॉपर्टीज में अभी कोई नया काम करने का हमारा कोई इच्छा अच्छा नहीं है। रोज कुछ न तो कुछ नया आ ही रहा है जी, बट ज्यादा काम और कमिट करके इसमें जाके जैम होने वाला काम नहीं है हमारा। ओके रजाक सर, कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है, लास्ट क्वार्टर में जो नंबर से मेंशन भी हुआ है। सो इंटरनल अक्रूवल से ही आगे भी डेट को सोर्स करोगे आप, कैश फ्लो से, या फिर कुछ फंड रेजिंग भी हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड? इट्स अ मिक्सचर अभी, क्योंकि कैश फ्लोज अच्छे हैं, रेसिडेंशियल से अच्छी कैश फ्लो आ रही है। जो कैपेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा खपता है, तो जिधर भी हम कैपेक्स प्रोजेक्ट करेंगे, हमारी यही इंडेवर होगी कि एटलीस्ट 40% डेट होगा और 60% खुद का इंटरनल अक्रूवल होगा। तो इसमें एक मिक्स ठीक से आ जाएगा, और ज्यादा डेट बढ़ाना नहीं है। बट जिधर भी कैपेक्स है अल्टीमेटली, क्योंकि अभी ऑफिस प्रोजेक्ट है तो उसको फिर रेंट पे निकलेगा, या किसी को हम बेच भी देंगे, तो कैश फ्लो टर्नओवर हो जाएगा और कैश फ्लो पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो यही हमारा है कि इसको मिक्स एंड मैच करना है और डेट को ज्यादा बढ़ाना नहीं है। रेसिडेंशियल में मुझे ऐसा, अगरचे हम प्री सेल्स करते जा रहे और प्री सेल्स अच्छे हैं, और रेसिडेंशियल में हमें डेट लेने का कोई जरूरत नहीं है, अगर अनलेस कोई जमीन खरीद रहे, नई जमीन खरीद रहे, और इसको कॉशियसली काम करना है, एकदम कोई एग्रेसिवली करके ज्यादा डेट लेके फिर इसमें फंसने वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजाक सर,
अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। 2.5% की तेज़ी आप देख रहे हैं प्रेस्टीज के स्टॉक के अंदर नंबर्स के बाद, और एक अच्छे मूव यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर से नंबर्स के बाद। वैसे भी एक अच्छी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से आपने सुनी है। इसके अलावा अब कुछ और अपडेट्स भी देख लेते हैं। एक बार मार्केट्स के ऊपर पहले नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा मूव तो है, और निफ्टी मोर और लेस 9 अंकों की तेजी के साथ, हरे निशान के साथ अब कामकाज कर रहा है। तो हरे निशान में आ चुका है निफ्टी भी। सेंसेक्स 63 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक करीब 5 अंक ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत मूव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अमोल, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? दूसरी कॉल सुमित जी मैं बाद में दूंगा, वेट करूंगा, थोड़ा मार्केट ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद देने का सोच रहा हूँ। ओके, एक कॉल अभी दे रहा हूँ। राहुल जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? So same situation. I am looking at Reliance, but I am waiting for a breakout. थोड़ा सा sustain होने दीजिए and then वो कॉल देंगे Reliance में। जी, तो रिलायंस पर नजर है, लेकिन हाँ, कोई कॉल नहीं दी जाएगी। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे पोर्टफोलियोज को लेकर बातचीत करते हैं। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1, और अब 13 अंकों की बढ़त निफ्टी में आ चुकी है, यानी कि लोअर लेवल से रिकवरी के साथ अब हरे निशान में बाजार कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स अभी भी 43 अंक नीचे है, निफ्टी बैंक 6 अंक नीचे फ्लैट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। एक एक करके तीनों ही खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो रैप होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहाँ पर किसने कौन सी कॉल दी है। तो जोमेटो एक नई कॉल है जो कि अमोल जी की तरफ से आई है। 51 रुपये के आसपास उन्होंने इसको कॉल दी है बाय साइड पर, करीब 54 रुपये के टारगेट्स के लिए। टाटा मोटर डीवीआर एक्जिस्टिंग कॉल है 232 रुपये के टारगेट्स के लिए, जिस पर 220 का स्टॉप लॉस उन्होंने रखा है। इसके अलावा बाकी खिलाड़ियों में राहुल जी की तरफ से एक कॉल उन्होंने इनिशिएट की है, सेल कॉल ONGC पे। हालांकि अभी 2 कॉल का स्कोप दोनों का बाकी है, एक कॉल्स का। एस्कॉर्ट्स कुबूटा दूसरी कॉल है 2480 रुपये के टारगेट्स के लिए, 1960 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी कॉल में राजन सर की एग्जिस्टिंग 2 कॉल जो है उसमें एचएल टेक करीब 1200 के टारगेट्स के, और L&T फाइनेंस होल्डिंग 101 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की ऑलरेडी कॉल है। और ट्रेंट एक नई कॉल इनिशिएट की गई है 1410 रुपये के टारगेट्स के लिए, 1300 का स्टॉप लॉस यहाँ पर वो मेंटेन करने की राय दे रहे हैं। तो ये 3 कॉल्स। खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर 1.5% का नेगेटिव रिटर्न अमोल सर का, राहुल जी का रिटर्न करीब फ्लैट टू नेगेटिव, और राजन का भी रिटर्न करीब 0.5% के आसपास का नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल आपका भी, राहुल आपका भी, और राजन आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। एक और अपडेट, जहां पर लाइसेंस फीस नहीं देने के मामले में वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। कंपनी ने लाइसेंस फीस चुकाने के लिए 25 मार्च तक का समय मांगा है। कंपनी ने पिछली तिमाही में 702 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस कम दी है। पूरी खबर क्या है, असीम मनचंदा में बताएंगे। असीम, क्या अपडेट है ये वोडाफोन की तरफ से? देखिए सुमित, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो वोडाफोन आइडिया है उसने लाइसेंस फीस पर डिफॉल्ट किया है और सरकार उसको नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। तो सरकार ने वोडाफोन आइडिया को नोटिस भेजा था और पूछा था कि आपने बताइए लाइसेंस फीस कम क्यों दी है। तो उसका जवाब वोडाफोन आइडिया ने दिया है। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वो ब्याज के साथ लाइसेंस फीस 25 मार्च तक चुका देगा। हालांकि इसने ये भी कहा कि ये जो रकम है ये इंस्टॉलमेंट में चुकाई जाएगी, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट कंपनी इसके लिए लेगी। पहली इंस्टॉलमेंट फरवरी के अंदर ही दी जाएगी। ब्याज के साथ कंपनी को ये रकम चुकानी होगी, जो कि मार्केट से 2% ज्यादा है। ये भी बता दूं कि कंपनी को पिछली तिमाही में जो 780 करोड़ रुपए की फीस देनी थी, लेकिन कंपनी ने उस पर डिफॉल्ट किया था और मात्र 78 करोड़ रुपए की फीस चुकाई थी, जिसके लिए सरकार ने उसको नोटिस भेजा। अब कंपनी को थोड़ा सा समय मिल गया, कंपनी 25 मार्च तक ये लाइसेंस फीस चुका सकती है। कंपनी ने यह कहा कि कई बैंकों के साथ उसकी बातचीत जारी है फंड जुटाने के लिए, और फंड जुटाने के बाद कंपनी ये लाइसेंस फीस का पेमेंट कर देगी। हायर डेट और लोन्स और लॉसेस के बीच में अब एक और बड़ा कंसर्न वोडाफोन के लिए, जो आप सुन भी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये अपडेट हमें देने के लिए। स्टॉक 7 रुपये 8 रुपये के स्तरों पर करीब 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट का अपडेट कुछ ही देर में। नमस्कार।